सेकेंड लॉ में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि एफ जो होता है, एफ एक्सटर्नल, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp ओवर dt विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यही सेकेंड लॉ होता है। अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स है तो वो नेट फोर्स जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द change in the momentum of the body with respect to the time. Net force is responsible for change in momentum with respect to time. और हमने इसको जब इलाबोरेट करा था तो हमने कहा था कि जो नेट फोर्स है किसी बॉडी पर ये क्या हो जाएगा, अगर मास कांस्टेंट है तो उसके एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। हमने ये बोला था कि d ओवर dt करेंगे तो ये इंटू v होगा ये, और इसका जब हमने डिफरेंशिएशन करा था ये हो गया था m dv ओवर dt प्लस में v टाइम्स dm ओवर dt। और इन सिचुएशन में हमने सेकेंड लॉ को और अच्छे से डिफाइन करा था। हमने कहा था अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है और उसका मास कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वो नेट फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, उस बॉडी के एक्सेलरेशन के लिए m इंटू ए, क्योंकि ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये वही बताई थी कि अगर हम क्या कर देते हैं, ये वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्सटर्नल फोर्स होगा या नेट फोर्स होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, v टाइम्स dm ओवर dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, its relative velocity is constant like this। ठीक है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ अगर हम इसको स्टेट करना चाहें कि क्या होता है तो हम ये लिखेंगे कि इफ एनी बॉडी हैव नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो लिख लेते हैं सेकेंड लॉ क्या होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ अगर लिखना है हमें तो क्या लिखेंगे, इफ एनी बॉडी हैव नेट फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स external force, then this force is responsible for rate of change of momentum with respect to time। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि F एक्सटर्नल या नेट इज इक्वल टू dp ओवर dt, या इसी को लिख सकते हैं d ओवर dt mp, या इसी को लिख सकते हैं m dp ओवर dt प्लस बी dm ओवर dt। ये पूरा सेकेंड लॉ ये, और यहीं पर इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इफ मास इज कांस्टेंट देन दिस एक्सटर्नल और नेट फोर्स, external or net force is responsible for acceleration of the body। तो उस बॉडी पे एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये नेट फोर्स, ये एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा बॉडी को।
और जब यहाँ ये वैल्यू हम रखेंगे इसको मॉडिफिकेशन के लिए, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा एम डी वी ओवर डी टी, और प्लस में ये वाला टर्म जो कांस्टेंट वाला ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी डी वी और डी टी क्या हो जाएगा एम इंटू डी। तो ये स्टेटमेंट इस कार्डन न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इससे कैसे वो डेराइव होते हैं इनको पढ़ते हैं, फिर बाकी चीजें पढ़ते रहेंगे। तो फर्स्ट लॉ हमने बताया कि लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी अपनी रेस्ट की स्टेट में है या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में है, देन दैट स्टेट इज मेंटेन्ड बाय द बॉडी अंटिल द एनी एक्सटर्नल फोर्स अराइव। जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तब तक वो काम होता रहेगा, मतलब स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट को फॉलो करेगा। अब न्यूटन से अगर थर्ड लॉ की बात करें तो इस लॉस को कहते हैं कि ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं। ठीक है ना, ये एक्शन और रिएक्शन का लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी बॉडी क्या कर रही है, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाती है, अगर कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाती है, तो उस सिचुएशन में दूसरी भी बॉडी क्या करती है, उस बॉडी पर फोर्स लगाती है, और वो जो फोर्स होता है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है और डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि ये m मास की बॉडी थी और ये ग्राउंड था, सरफेस था। जैसे हमने इस मास की बॉडी को इस सरफेस पे रखा तो इसका वेट फोर्स नीचे लग रहा था। ये कौन लगा रहा है, ये अर्थ लगा रही है अपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जब तक ये स्पेस में था तब तक इसको खींच रही थी। जैसे ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आया तो इस पर नीचे वेट फोर्स लग रहा था, ये इसके कांटेक्ट में आया तो इसने सरफेस को प्रेस करा। जिस फोर्स से प्रेस करा वो इसका नॉर्मल रिएक्शन है। बताया था नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, तो ये इसको नॉर्मल रिएक्शन से प्रेस कर रहा है। तो सरफेस खुद क्या करता है, इस बॉडी को भी सेम नॉर्मल रिएक्शन से प्रेस करता है। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका और ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसका, बोथ आर एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, एंड बोथ आर बैलेंसिंग टू ईच अदर, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। कभी आपसे पूछा जाए कि एक्शन और रिएक्शन पेयर कौन होते हैं, तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है कि N इज इक्वल टू mg है। अब इस बॉडी पे जो ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, अगर इस बॉडी का FBD बनाए, when we graph the FBD of this body, then mass of this body is m, then gravitational force is acting downward and normal force applied by the surface to the body is upward like this, and whole body is in equilibrium, then net force is equal to 0, N is equal to mg. In that situation आपको ये लगता है कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर हैं। बच्चे कह भी देते हैं कि ए नॉर्मल फोर्स इस पे ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो ये कैसे हैं, एक्शन और रिएक्शन। कई बार मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यही एग्जैक्ट ऐसे लिख के पूछा गया कि ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है, ये दोनों एक ही बॉडी पर लगने वाले फोर्स हैं। जबकि एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या होता है, दोनों अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। ठीक है ना, ये देख लो mg भी इसी पे लग रहा है, और तो इसका ये कतई मतलब नहीं होता कि अगर दो फोर्स क्या लग रहे हैं, अपोजिट लग रहे हैं, तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन है। हमेशा एक्शन और रिएक्शन नहीं है, उनके लिए कुछ कंडीशन है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स वही होंगे। पहली चीज, वो दोनों डिफरेंट बॉडी पर लगेंगे। एक बॉडी उस पर लगाएगी तो दूसरी बॉडी उस पर लगाएगी।
और ये जब एक बॉडी लगाती है तो दूसरी बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाती है, मतलब दोनों फोर्स एक्टिंग एट द डिफरेंट बॉडी, ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए एंड इक्वल एंड अपोजिट। तो ये क्या नहीं है, एन एंड एम जी आर नॉट, एन एंड एम जी आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये एक्शन और रिएक्शन पेयर नहीं है। ये जो एन और एन है ये एक्शन और रिएक्शन पेयर है। एन एंड एन आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो इन्होंने बताया अगर कोई भी बॉडी किसी भी बॉडी पर क्या करती है या किसी भी सरफेस पर फोर्स लगाती है, प्रेस करती है उसको, देन अनदर बॉडी आल्सो प्रेस विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहेंगे। यहां पर लिख दे रहे हैं every action have equal and opposite reaction। अब ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग एट द डिफरेंट बॉडी, नॉट एट द सेम बॉडी। ये भी आपको कंडीशन ध्यान रखना है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर एक्टिंग एट डिफरेंट बॉडी, और ये इंटरनल फोर्स जैसे ट्रीट होते हैं। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, both are equal in magnitude but opposite in direction। मैग्नीट्यूड में सिमिलर होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। नोट कर लीजिए। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर क्या होंगे, और इस बात को चाहे हिंदी में ही लिख लो, लेकिन इसको बिल्कुल मेमोराइज रखो कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होंगे वो दोनों अलग अलग बॉडी पर लगेंगे, और जो पहले लगाएगा उस पर दूसरा वाला लगाएगा, और जितना लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड में लगेगा, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। क्लियर है? जो बॉडी पहले लगाएगी उस पर लगेगा, कौन लगाएगा, दूसरा वाला, मतलब दोनों अलग अलग बॉडी पर लगेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं सेकेंड लॉ से ही, यही मेन लॉ है, और सेकेंड लॉ से ही दोनों लॉ क्या हुए, डेराइव्ड हुए हैं, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ। अब इसमें हम अगर सबसे पहले फर्स्ट लॉ को ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट लॉ को डेराइव करते हैं सेकेंड लॉ से। तो पहली चीज सेकेंड लॉ क्या है, मैंने सेकेंड लॉ के बारे में ये बताया कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स लग रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, ये होगा।
अब आपसे कहा क्या जा रहा है, ये तो छोटे चेंज के लिए मैंने ऐसा लिख लिया, अगर बड़ा चेंज होगा मोमेंटम में तो एफ नेट जो होगा या एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। डीपी जो स्मॉल चेंज है, डेल्टा पी क्या है, लार्ज चेंज है, ये लिख दिया हमने। या इसी को क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1। समझ में आ रहा, ये क्या हो गया, एफ नेट हो गया या एफ एक्सटर्नल हो गया, ठीक है। अब आप क्या कहते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आप ये बोलते हो कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। ये फिनोमेना कब तक होगा, जब तक कोई एक्सटर्नल या नेट फोर्स बॉडी पर ना लग रहा हो। तो नेट फोर्स ना लग रहा हो ऐसी बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अगर फर्स्ट लॉ देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, एफ नेट ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो। तो एक्सटर्नल फोर्स को हम जीरो करते हैं तो देखो क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1 या डेल्टा टी। इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्म जीरो हो जाएगा। मतलब P2 माइनस P1 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। इसका मतलब क्या हुआ, P2 इज इक्वल टू P1 हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, m टाइम्स B2 इज इक्वल टू m टाइम्स B1। अगर दोनों बॉडी का मतलब बॉडी एक ही है, उसका मास सेम है, तो आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो क्या है, अब देख रहे हैं वेलोसिटी, इसका मतलब चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वेलोसिटी इनिशियल वही फाइनल होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जिस तरीके से पहले मोशन में था उसी तरीके से अब भी मोशन में होगा। मतलब यही कह रहे हैं ना कि B2 इज इक्वल टू क्या हो गया, B1। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, और अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो रहेगा, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, जब तक कि ये क्या ना हो, कुछ वैल्यू ना हो। तो इससे आप इसे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं बहुत आसानी से कि अगर हमने क्या कहा कि लास्ट वाले वर्ड को लिया कि नेट फोर्स अगर क्या है, जीरो है, तो नेट फोर्स को जीरो कर दिया, तो हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो मीन बॉडी एट रेस्ट, देन फाइनल वेलोसिटी इज आल्सो जीरो, कि मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और इफ इनिशियल वेलोसिटी इज एनी, जैसे v है तो ये v ही रहेगी, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी, v होगी। मतलब अगर यूनिफॉर्म मोशन से है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मेंटेन रखेगा जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं, थर्ड लॉ को भी देखते हैं कि ये फॉलो कर रहा है कि नहीं, सेकंड लॉ से डेराइव हो रहा है कि नहीं। जैसे ये अगर हम थर्ड लॉ को इससे डेराइव करें तो सेकंड लॉ ही मेन लॉ है। हमने बताया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो क्या होगा, ये dp अपॉन dt होगा, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर। अब हमने आपसे कहा कि अगर हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, इस तरीके से, अगर किसी भी बॉडी में मोमेंटम में चेंज होता है, ठीक है, तो मोमेंटम में अगर चेंज होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, नेट फोर्स लगना चाहिए। और अगर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है, अगर हमने ये कहा कि ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ये किसके इक्वल है, एफ एक्सटर्नल के या नेट फोर्स के। अगर हमने आपसे कहा कि डेल्टा पी क्या है, ये जीरो है, तो डेल्टा पी जीरो होने का मतलब क्या होगा, एफ एक्सटर्नल भी क्या होना चाहिए या नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब हमने किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाया, जैसे ऐसे हमने फोर्स लगाया इस बॉडी पर, तो इस बॉडी में इसकी मोमेंटम में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। हमने किसी भी बॉडी पर लगाया फोर्स तो उसकी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ। और अगर मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ और आप
ये बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्स है भी नहीं, तो हम लगाए तो फोर्स गया कहाँ? अगर हमने आपसे कहा कि ये कोई वॉल है, ये इस तरीके से क्या है, ये कोई वॉल है और इस वॉल पे हमने ये फोर्स लगाया F, ठीक है। अब इस बॉडी का आपने कहा कि अगर सर फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, अगर नेट फोर्स लग रहा है। हमने कहा हमने ये फोर्स अप्लाई किया और वॉल वैसे की वैसे खड़ी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, ना तो इसका वेलोसिटी चेंज हुआ और मास जो है वैसे मेंटेन है, तो एम भी पूरा फिक्स है, चेंज नहीं हुआ। तो अगर इसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम इसका जीरो है, चेंज इन मोमेंटम जीरो है। और हम कह रहे हैं कि अगर चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो नेट फोर्स जीरो कहां से दिख रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि हमने इस पर एफ फोर्स अप्लाई करा, तो हम जिस भी बॉडी से इस पर एफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये सरफेस भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है। इसी वजह से तो क्या है, नेट फोर्स जीरो आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये इससे डराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर से समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने क्या करा कि किसी भी बॉडी पर ऐसे फोर्स लगाया, सपोज दैट ये बोर्ड है, इस पे हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अब बोर्ड का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, तो बोर्ड का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ, फिर भी हम करें, हम तो फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है अगर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, नेट फोर्स जीरो कैसे हुआ होगा, जितना फोर्स हम इस पर लगा रहे हैं इतना ही फोर्स ये क्या कर रही होगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगा रही होगी, और नेट फोर्स क्या हो जा रहा होगा, जीरो हो जा रहा होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात? तो ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ से दोनों चीजें डराइव हो सकती हैं। इसका मतलब यहाँ एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो भी हम पर फोर्स लगाएगी सेम मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से अगर मोमेंटम में चेंज नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जैसे कोई टुकड़ा है एम मास का, इसको हमने किसी स्प्रिंग से लटका दिया, इस तरीके से, इसका मास सपोज दैट ये स्मॉल एम, तो इस पे वेट फोर्स तो किधर लगेगा, डाउनवर्ड। और जब हम इस बॉडी से वॉच करेंगे वेट फोर्स इसका डाउनवर्ड लगेगा इस पर, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो टेंशन क्या लगेगा, ऐसे अपवर्ड लगेगा, ठीक है। और यहां से इस बॉडी पे अगर हम क्या करते हैं, सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये बॉडी क्या है, नेट रेस्ट में रुकी हुई है इस तरीके से, तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इस पर टोटल फोर्स कितने लग रहे हैं, दो, एक तो टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, अपवर्ड, और वेट फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। और ये दोनों वेक्टर क्या हैं, हमने आपको वेक्टर में बताया है फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इनका नेट वैल्यू निकालना है हमको, मतलब रिजल्टेंट निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे। जैसे दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं, तो एक टी है जो अपवर्ड है और दूसरा mg है जो क्या है, डाउनवर्ड है। तो इनके बीच में एंगल कितने का होगा, टी अपवर्ड है mg डाउनवर्ड है, तो ये एंगल थीटा कितने का होगा, 180 डिग्री का। और जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 180 का होता है तो उनका रिजल्टेंट सीधे सीधे a माइनस बी कर देते हैं, दिस माइनस दिस। तो इनका जो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा mg माइनस टी। और आप देख रहे हैं कि दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। अभी तो क्या नहीं हो रहे हैं, ये कहीं पर ना तो कोई मोशन कर रहे हैं ना तो डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है। इसका मतलब mg किसके इक्वल हो जाएगा, t के। ये तो वेट फोर्स सीधे सीधे किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा।
तो ये ब्लॉक किस स्टेट में है? इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम में है मतलब इस पे लगने वाला सिग्मा एफ क्या है? जीरो है। तो टी किसके बराबर है? mg के, मतलब टेंशन फोर्स जो है वो mg के बराबर है। अब आप थोड़ी देर के लिए ये भी पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर आपने मास तो ब्लॉक का लिया है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं लिया तनी हुई डोरी का। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को मासलेस मानते हैं। सपोज दैट स्ट्रिंग इज मासलेस। स्ट्रिंग कैसी है? ये मासलेस है। अब एक चीज ये आपको समझना है कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है। अब आप कहोगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रिंग है जिसका मास ही नहीं है? ऐसी कोई स्ट्रिंग पॉसिबल है क्या? तो ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल है। फिजिक्स में क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए हम क्या देते हैं, पढ़ने का इन द सेंस कि हम अगर हर चीज़ को रियलिटी में लेंगे तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी। हर चीज़ को रियल, जैसे अभी हमको क्या करना है, अब ऐसा थोड़ी इस बॉडी पर केवल mg फोर्स लग रहा होगा। अगर किसी ब्लॉक को लटकाओ तो क्या लग रहा है उस पर? mg डाउनवर्ड लग रहा होगा। एयर अगर चल रही होगी तो एयर का थ्रस्ट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहे तो उसका अलग एयर एंगल से काट रहा होगा। ऐसे मॉइस्चर है तो उसके एटम का नेचर, तो ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं, अगर हम एक साथ उनको लगाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को हटा के एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं और रियलिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो वैसे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसमें नेग्लेक्ट करते हैं, किसी को इन्फिनिटी मानते हैं। तो क्या है कि ये जो ब्लॉक है इसका मास बहुत ज़्यादा है। किसका? इस ब्लॉक का। किसके कंपेरिजन में? डोरी के कंपेरिजन में। तो हम इसको क्या मान ले रहे हैं, अब मान लेते हैं कि 5 ग्राम की डोरी है और 10 किलोग्राम का ये है, डोरी थोड़ा मजबूत है। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, इसके कंपेरिजन में ये मास ना भी लें तो कोई बहुत बड़ा एरर होने वाला नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको मासलेस मान लेते हैं। क्लियर है ना? लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि डोरी तनेगी नहीं, ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगी। ठीक है ना? नोट कर लीजिए इसे। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर रेस्ट में है बॉडी, नेट फोर्स उस पर जीरो है, या अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर रहा है तब भी उस पर नेट फोर्स क्या होगा? जीरो ही होगा। जब वो अगर वेरिएबल वेलोसिटी है, जब तक उस पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा तब तक हम क्या बोलेंगे कि उस पर नेट फोर्स जीरो है। जैसे अगर हम क्या करते हैं, ये उसी के जैसी कंडीशन है। यहां पर मास m है, तो फिर से mg इस पे क्या लगेगा? डाउनवर्ड, और टेंशन इस पे कहां लगेगा? अपवर्ड। अब आपसे कहा जाता है कि ये जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें ये रेस्ट में था, ये कंडीशन सेकंड है। अगर ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से, ये कांस्टेंट है, ये अपवर्ड मूव कर रहा हो, मूविंग अपवर्ड, ऐसी सिचुएशन में भी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो चेंज इन मोमेंटम भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि v कांस्टेंट है तो mv1 जो होगी वो किसके बराबर होगी? mv2 के। इसका मतलब v1 इज इक्वल टू v2, एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये आपस में बैलेंस 100% होंगे। इस बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स क्या होंगे? जीरो होंगे। इसके लिए मतलब ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाइड होगी कि mg क्या होगी? टेंशन फोर्स के बराबर होगी। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को लगता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है तो वो एक्सेलरेट हो गया। कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो कंडीशन यही होगी जो मैंने बताया। तीसरी इसी में इसको भी यही मेंशन कर लीजिए कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से डाउनवर्ड जा रहा है, चाहे अपवर्ड जा रहा हो या डाउनवर्ड जा रहा हो, if velocity is constant then there is no acceleration, there is no change in the momentum and there is no net force acting at the body.
दैट्स व्हाई इट इज अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये m होगा, डाउनवर्ड क्या हो जाएगा mg, अपवर्ड क्या हो जाएगा ये टेंशन फोर्स। और अब की बार ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या कर रही है, नीचे की तरफ मूव कर रही है, डाउनवर्ड मोशन कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में भी t जो होगा वो किसके इक्वल होगा, m इंटू जी के इक्वल होगा। इट इज अगेन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो आपसे कहे कि कांस्टेंट वेलोसिटी v से ऊपर जा रहा है या कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे जा रहा है या रेस्ट में रुका हुआ है, इन तीनों सिचुएशन में जो इक्वेशन आप लगाएंगे वो नेट फोर्स जीरो की लगाएंगे। इफ नेट फोर्स इज जीरो देन बोथ फोर्सेस एक्टिंग एट दिस बॉडी आर इक्वल इन अपोजिट, बोथ आर कैंसलिंग टू ईच अदर। ये क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, then it is again in equilibrium। clear? बन गया। अब नेक्स्ट केस क्या है कि हम इसमें एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर इसमें एक्सेलरेशन लग रहा है तो जाहिर सी बात है कि नेट फोर्स भी होगा। जैसे कंडीशन नंबर 4 और 5 को देखते हैं, तो ये एक्सेलरेटिंग कंडीशन में बना रहा हूं। ये तीन कंडीशन तो ये हो गई जिनमें एक्सेलरेशन जीरो है, इस वजह से नेट फोर्स भी जीरो होगा और t इक्वल टू mg। अब जैसे हमने ये बनाया और हमने कहा ये बॉडी है, इसका मास m है, mg डाउनवर्ड लग रहा है और इस पे टेंशन फोर्स अपवर्ड लग रहा है। इस तरीके से ये कंडीशन नंबर 4 है। और इसमें क्या हो रहा है, ये किसी एक्सेलरेशन a से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मूविंग विद एक्सेलरेशन a, मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन a। ये a एक्सेलरेशन से किधर की तरफ मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब ये सिचुएशन है, तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो नेट फोर्स होता किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। अगर हम यहाँ से बात करें तो नेट फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, इट विल इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इफ मास इज कांस्टेंट एंड इन दिस केस हियर मास इज कांस्टेंट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द मोशन, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, देन एफ नेट एम ए के इक्वल होना चाहिए। और एफ नेट यहाँ है क्या, एफ नेट आएगा कहाँ से, दो ही फोर्स लग रहे हैं, इन्हीं में से एफ नेट आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जा रहा है ऊपर से, ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है इसका मतलब ये हुआ कि नेट वैल्यू क्या होगी, फोर्स की ऊपर की तरफ होगी। इसका मतलब टी ज्यादा होगा mg से, और इसमें से इसको घटा रहे होंगे तो नेट डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रही होगी और ये क्या कर रहा होगा, ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। तो नेट फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब जो नेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स या नेट फोर्स आ रहा होगा वो t माइनस mg आ रहा होगा। और इसी को हम किसके इक्वल कर दें, नेट फोर्स ma के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी t माइनस mg इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन फॉलो करेगा। इफ एनी बॉडी हैविंग मास m hang with the spring, tension in the spring is t and moving with constant acceleration a in upward direction, then it follows this kind of equation, t minus mg is equals to ma। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नोट करिए। अब इसी को अगर हम क्या करते हैं, सेम कंडीशन में तो कंडीशन नंबर 5 बोले, और इसको उसी एक्सेलरेशन से अपनी बार नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं। तो क्या कर रहा है, ब्लॉक मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन
विद एक्सेलरेशन ए। तो ये एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है, एफ नेट होना चाहिए और ये मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। और यहां से अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू देखें, देन नेट फोर्स इज इक्वल्स टू mg डाउनवर्ड लग रहा है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया तो अपवर्ड माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ऑफ p हो जाएगा। तो नेट फोर्स ये होगा mg माइनस t, और इसकी अगर वैल्यू रखते हैं तो m इंटू ए क्या हो जाएगा, ये mg माइनस t हो जाएगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं कि mg माइनस t इक्वल टू m इंटू ए। तो ये इक्वेशन डाउनवर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है सेकेंड, जबकि अपवर्ड वाली हमने क्या लिखी थी, t माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। तो ये क्लियर हो रही है कैसे करना है क्या। अगर बिल्कुल सिमिलर चीज इधर ऐसे बताई जाए, ये चाहे स्ट्रिंग में स्टेच करके रखा गया हो, या ऐसे ब्लॉक को हम क्या करते हैं, ये तीनों केस आप अगर ब्लॉक पे बनाते हैं तो ये ब्लॉक किसी ग्राउंड पे इस तरीके से रखा हुआ है या लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, ये लिफ्ट के सरफेस से ये कांटेक्ट बनाते हुए लग रहा है ये, ठीक है, और ये लिफ्ट के अंदर रेस्ट में है, रखा हुआ है, ऐसे रुका हुआ है, तो इसका mg फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। और ये जो कांटेक्ट लगा रही है ये बॉडी, इस पे ऐसे ऊपर की तरफ लगाएगी, तो अभी हम फोर्स निकाल रहे हैं केवल इस बॉडी पर। किस बॉडी पर, ये m मास की जो बॉडी है, तो इस पे ही दोनों फोर्स लग रहे हैं, इसी के फोर्स देख रहे हैं, किसके, बॉडी के, और बॉडी की स्टेट को देख रहे हैं। तो अगर ये ऐसे रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने का मतलब क्या है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में है, m इज इक्वल टू mg हो जाएगा। क्लियर। ऐसे दूसरी सिचुएशन जो मैंने बताई, ये कांटेक्ट में है इस तरीके से और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये mg डाउनवर्ड लग रहा है और m अपवर्ड लग रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से चाहे ऊपर मूव करे चाहे नीचे मूव करे, दोनों सिचुएशन में n mg के बराबर होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो F एक्सटर्नल यहां पर भी जीरो होगा, मतलब m किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। बस यहां से इंपॉर्टेंट है कि अगर ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो जिसको हम अपना अपीयरेंट वेट बोलते हैं लिफ्ट के अंदर, वो आप ये देखेंगे वो हमको नॉर्मल रिएक्शन से आभास होता है। जब कहीं पर भी क्या होता है, ये mg डाउनवर्ड लग रहा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड लग रहा है। ये लिफ्ट क्या कर रही है, आपकी बात, ये ऊपर की तरफ किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव कर रही है, इसका मतलब नेट फोर्स है और किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, किसके इक्वल है, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो जाहिर सी बात है n इज ग्रेटर देन mg होगा, तो n माइनस mg को हम किसके इक्वल रखेंगे, ma के। समझ में आ रहा है। और यहां से आप देखेंगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स है, दिस नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू mg प्लस ma। मतलब क्या हुआ कि अगर इसको हम देखेंगे तो m को कॉमन ले लेते हैं तो g प्लस a हो जाएगा। समझ आ रहा है। इसका मतलब नॉर्मल फोर्स बढ़ा हुआ महसूस होगा, किससे, अपने ओन वेट से। और यही नॉर्मल फोर्स हमको क्या महसूस कराता है, अपना वेट। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप लिफ्ट में खड़े रहें तो आपको लगता है कि हमारा एक वेट है, हमारा जो खुद का वेट है वो हमको जो आभास होता है, महसूस होता है, वो हमको कैसे महसूस होता है। जैसे हम किसी चीज पे हैंग करते हैं तो लटकते हैं, तो हमारे आर्म्स में जो टेंशन आता है उससे हम महसूस करते हैं कि हम कितने भारी हैं। और या हम जब जमीन पे खड़े होते हैं तब क्या करता है, जमीन हमारे अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाती है, तो हमारा खुद का वेट जमीन पर फोर्स लगा रहा है अपने वेट फोर्स की वजह से। और क्या हो रहा है, जमीन हम पर नॉर्मल फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही नॉर्मल फोर्स हमको आभास होता है कि हमारा ये वेट है।
ठीक है ना। लेकिन जब हम क्या करते हैं, लिफ्ट में ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, तो जो नॉर्मल फोर्स हमको आभास होता है उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ही बढ़ी हुई है, किसके बराबर नहीं है, हमारे वेट फोर्स के बराबर नहीं है। mg प्लस में जिस एक्सेलरेशन से हम ऊपर जा रहे हैं क्या है, उसके बराबर महसूस हो रहा है। इसका मतलब हमको लिफ्ट में कैसा महसूस होगा, जब हम लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं, एक्सेलरेट करती है लिफ्ट, तो हमको क्या लगता है कि हमारा वेट बढ़ा हुआ है, हम पहले से भारी महसूस होते हैं। और जब यही नीचे मूव करने लगेंगे तो यही इक्वेशन पलट जाएगी, mg माइनस n इज इक्वल टू ma होगा। और बिल्कुल सिमिलरली यही कंडीशन टेंशन वाले में भी होती है। अगर हम टेंशन फोर्स बनाते तो टेंशन में जब हम अपवर्ड जा रहे थे, अगर आपको याद हो, ये इसको लिखिए तो बना देते हैं उसमें, तो किसी ऊपर की डायरेक्शन में जाती हुई लिफ्ट में हमारा वेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। जबकि अगर यही हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें, अगर हम ऐसा बोलते कि नहीं ये अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रही है, ये किसी एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर इसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए में लेते हैं तो आपकी बार ये फार्मूला ऐसे ना होकर के इस तरीके से होगा कि नीचे की तरफ जा रहा है तो नेट एक्सेलरेशन नीचे है तो mg माइनस n हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के। तो आप यहां से देखेंगे कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को चेक करेंगे तो आपकी बार ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो m जो होगा वो हो जाएगा mg माइनस ma। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि n जो होगा ये क्या होगा, m को कॉमन ले लेंगे तो g माइनस a हो जाएगा ये। अब की बार इसका वेट कैसा महसूस होगा, हल्का महसूस होगा, mg से भी कम लगेगा। तो लिफ्ट जब नीचे आने लगती है तो क्या करता है, और सुनिए, अगर एक्सेलरेट ये तभी वैलिड है इफ j इज ग्रेटर देन a, और अगर कहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से भी तेज एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ गई तो क्या होगा, ऐसा नहीं है कि फिर ये नेगेटिव आ जाएगा, नॉर्मल फोर्स नेगेटिव नहीं आएगा, फिर आप कांटेक्ट छोड़ दोगे लिफ्ट से, समझ रहे हो ना। आप जब बहुत तेजी से जब लिफ्ट आने लगेगी तो, और इतना तेजी से आने लगेगी कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा हो गया, तो आप क्या करोगे, जो लिफ्ट का फ्लोर है उससे अपना कांटेक्ट छोड़ दोगे, कांटेक्ट हट जाएगा तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेगेटिव नहीं लिखना है, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप अलग मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, इससे फ्री फॉल होने लगेगा और लिफ्ट अपना अलग। और ऐसा भी हो सकता है अगर बहुत फास्ट होगी तो जाके ऊपर वाले फ्लोर से लड़ जाओ, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है कब, जब आप डाउनवर्ड आ रहे हो। बिल्कुल सिमिलरली टेंशन वाले में भी एक चीज और मेंशन करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि डोरी के टूटने का खतरा कब ज्यादा होता है, तो आप देखिए अगर ये T = mg है, अब मान लेते हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ाया अभी, ये जब रेस्ट में होता है तो ये सिचुएशन होती है। अब हम सपोज करते हैं कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ये आदमी कोई बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है इस तरीके से, और तो ये नेट फोर्स लिफ्ट और आदमी का मिला के mg डाउनवर्ड लग रहा है और t क्या लग रहा है, अपवर्ड। अगर ये रेस्ट में है तब तो T = mg होता है, आप जानते हैं रेस्ट की कंडीशन में क्या होता है, T = mg होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव करेगा देन अगेन T = mg होगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखो, अगर ये एक्सेलरेशन से मूव करता है, अगर ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड मूव करता है तो नेट फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। इसका मतलब फिर ये कंडीशन ये होगी कि T माइनस mg = ma। तो यहां से टेंशन फोर्स क्या होगा, T हो जाएगा mg प्लस ma। मतलब अगर इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तब टेंशन फोर्स आएगा। मतलब टेंशन mg के बराबर ना होकर के क्या है, mg प्लस ma है। मतलब जितनी तेजी से एक्सेलरेशन से आप जाएंगे उतना ज्यादा टेंशन बढ़ता जाएगा, कब, ऊपर। इसका मतलब डोरी जब लिफ्ट जब ऊपर जाती है तब लिफ्ट के वायर के टूटने के खतरे रहते हैं, जब नीचे आती है, जब ऊपर जाती है। और जितना ज्यादा आप एक्सेलरेशन बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इसकी क्या होती जाएगी, इसके टूटने के खतरे बढ़ते जाएंगे। तभी आपसे कहा जाता है कि लिमिट भर एक्सेलरेशन से इससे चलिए, और वो इसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि हम मेजर कर लेते हैं कि अगर इतना फोर्स ये बियर कर सकती है तो वेट तो आदमी का फिक्स है,
कितने किलो से ज्यादा वेट हम लिफ्ट में नहीं ले जाएंगे, और एक्सेलरेशन भी फिक्स कर देते हैं डोरी के हिसाब से, समझ रहे हैं ना, स्प्रिंग के हिसाब से या केबल के हिसाब से। तो यहाँ से जो टी होगा वो क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। ये तो अपवर्ड की डायरेक्शन है, जब अपवर्ड में लिफ्ट जा रही हो, और डाउनवर्ड में जा रही हो तब सिचुएशन क्या होगी, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन a, then tension force is less than the its weight force, that's why risk of the breaking of system क्या होगी, स्प्रिंग क्या होगी, कम होगी। यहाँ जब ये क्या कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा इस तरीके से, तो mg डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन अपवर्ड लगेगा, और एक्सेलरेशन आपकी बार डाउनवर्ड लग रहा है, तो हम mg माइनस टी इक्वल टू ma लिखेंगे। और जब ये लिखेंगे तो यहां से t की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बार t की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस टाइम्स ma, और mg माइनस ma लिखेंगे तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने वेट फोर्स से कम हो जाएगी, मतलब जब नीचे आएगी तो टूटने का रिस्क नहीं रहेगा। और यहां भी वही है कि अगर g इज ग्रेटर देन a है तब तो ठीक है, ये वैलिड है, अदरवाइज ये फार्मूला वैलिड नहीं हुआ। क्यों, उसका रीजन ये है कि अगर ये g इज ग्रेटर देन a हो जाएगा तो सॉरी a जो होगा वो ग्रेटर देन g हो जाएगा, तो बहुत तेजी से क्या करेंगे, गिरने लगेगी लिफ्ट, तो क्या हो जाएगी, केबल लूज हो जाएगी ना, अगर तेजी से गिरेगी तो केबल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी, और अगर केबल लूज हो जाएगी तो टेंशन जीरो, तो यहाँ t इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगर ऐसा कहता है कि a इज ग्रेटर देन g, देन व्हाट इज द टेंशन, तो आप जीरो कहेंगे, नहीं तो नेगेटिव बता दो। उसने बता दिया कि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे गिर रहा है, तो आप ये नहीं करेंगे कि 10 माइनस 12 करके -2 और मास से मल्टीप्लाई करके टेंशन को नेगेटिव में बता दो, नेगेटिव टेंशन नहीं होता, लूज हो गई स्प्रिंग तो टेंशन जीरो। आपको ये बोल देना है कि अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, टेंशन इज इक्वल टू जीरो बिकॉज स्प्रिंग इज बिकम लूज। क्लियर है। और बिल्कुल सिमिलरली हमने कॉन्टैक्ट फोर्स में भी यही बताया था कि अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं और ये ज्यादा इससे, ये ज्यादा इससे, तो आप कॉन्टैक्ट छोड़ दोगे लिफ्ट से, तो नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा, ना कि नेगेटिव। तो ये ओवरऑल थोड़ा सा मोशन है आपका स्प्रिंग के साथ और नॉर्मल या कॉन्टैक्ट फोर्स के साथ। क्लियर। और अगर इसमें आपसे जैसे ये बोल देगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तब वेट पूछेगा, बहुत होशियारी से क्वेश्चन करना है। कभी कभी वो कहता है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब डोरी के टूटने का खतरा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे तब नहीं दिक्कत है, ठीक है ना, चाहे अपवर्ड जाए चाहे डाउनवर्ड। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अपवर्ड जा रहे हैं डाउनवर्ड जा रहे हैं, तभी हमको रिस्क है। अपवर्ड जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा है तो क्या हो। अब यही बच्चा एक चीज और, जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, तो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ होती है स्प्रिंग की, मतलब वो मैक्सिमम टेंशन होता है जितना ये क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। यहीं पर लिखते हैं, इधर नोट कर लिया ना। तो व्हाट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे तो मैक्सिमम टेंशन टॉलरेटेड बाय द स्प्रिंग ना, जितना ज्यादा मैक्सिमम टॉलरेट कर सकते हैं, जहां टूटे ना, जस्ट टूटने वाला हो उससे, वही स्प्रिंग क्या होगी, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होगी। मतलब मैक्सिमम टेंशन बियर्ड बाय द या टॉलरेटेड बाय द स्प्रिंग। तो कभी कभी मैक्सिमम टेंशन को कोरिलेट कर देते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, ये कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है। तो अगर हमने टेंशन को मैक्सिमाइज कर दिया कि मैक्सिमम टेंशन ये होना चाहिए, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। इससे तेजी से अगर आप जाते हैं तो डोरी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। मतलब जो टी मैक्स है
ये किसके इक्वल होना चाहिए, m इंटू जी प्लस ए मैक्स। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम इतना टेंशन बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है, तो बताइए किस एक्सेलरेशन, मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से इसे हम ऊपर की तरफ मूव करा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जितना ये करने पे नेट फोर्स इससे कम ही आए या बराबर आए, समझ रहे हो नहीं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होना चाहिए यहाँ पर वो एक्सेलरेशन इस सिचुएशन में आना चाहिए कि अगर इसको मूव करना है तो जो टी मैक्स है आपका या जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला टेंशन है ये और माइनस में एम जी, ये किसके इक्वल होने चाहिए, एम ए के। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होना चाहिए अगर इसको हम इधर पे भेज दें तो आप देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन होगा इट इज इक्वल टू टी मैक्स माइनस एम जी अपान एम हो जाएगा ऐसा। मतलब ये एक्सेलरेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक्सेलरेशन या तो इसके इक्वल हो या इससे कम हो, तो ऐसे लगाते हैं। ये इस एक्सेलरेशन से अगर ये मूव करेगा तो दूरी क्या रहेगी, बची रहेगी पी एक्स माइनस एम जी अपान एम एल, लेस और इक्वल टू दिस एक्सेलरेशन। ये सेफ एक्सेलरेशन है जिससे ऊपर की तरफ जाए होगी, ठीक है। तो ये इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ाते हैं इसके आगे, ठीक है।